वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कराई जाने वाली परीक्षाओं का ऑफिशियल संशोधित कैलेंडर आ चुका है। तो इसमें लिखा हुआ है एंट्री नंबर 2 में, अगर आप देखें, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 23/6/2024 को होगी। पहले इसको कब होना था? इसको होना था 28 अप्रैल को, लेकिन अब पोस्टपोन इसको किया गया विभिन्न कारणों की वजह से। अभी परीक्षा 28 अप्रैल को ना होकर होगी 23 जून 2024 को। अन्य परीक्षाएं भी आगे बढ़ाई गई हैं इसमें। तो एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2024 की जिन लोगों को तैयारी करनी है प्रीलिम्स की, तो वो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये पेड ग्रुप का स्ट्रैटेजी वीडियो आपको मिलने जा रहा है, जो आपको एक्सटेंडेड टाइम मिल गया है, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इस बारे में पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो है। हमारा पेड ग्रुप भी शुरू हुआ है 4 अप्रैल से, तो उसको ज्वाइन करके आप पूरी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा, जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि जनवरी में नोटिफिकेशन आया था राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम बदल दिया गया है। 2023 में दिसंबर में जिस सिलेबस पर पेपर हुआ था 2023 राज्य सेवा परीक्षा का, वो सिलेबस अब बदला जा चुका है। रेड से हमने यहाँ पर मार्क किया, जो पॉइंट्स यहाँ पे बदल दिए गए हैं। तो सिलेबस में 40% लगभग भाग बदल दिया गया है। पहला, जैसे संकल्पना, विचार, भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ा गया है, भारतवर्ष की अवधारणा, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियां, रित, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर को जोड़ा गया है। तो ये कुछ नई चीजें यहाँ पे जुड़ी हैं, जैसे षड दर्शन नहीं था, कर्म का सिद्धांत, और जितने तरीके के वर्णाश्रम, पुरुषार्थ कितने तरीके के होते हैं, ऋण संस्कार कैसे होते हैं, ये सब नहीं था, लेकिन ये जुड़ गया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, पुनर्गठन, ये जुड़ गया है, पहले नहीं था। और मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य में विश्व धरोहर स्थल पहले हम लोग कवर करते ही थे इसमें, मध्य प्रदेश के कला संस्कृति में, लेकिन अभी अलग से लिख करके आ गया है। भारत की झीलें पहले नहीं था। जलवायु घटनाएं पहले अलग से नहीं पूछी जाती थी, फिजिकल ज्योग्राफी में ऑटोमेटिकली कवर हो जाता था। अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन और इस परिवर्तन के भारत पर प्रभाव क्या पड़ते हैं, ये इसमें पूछा जाएगा। हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियां क्या है, भारत में प्रमुख चक्रवात कौन कौन से आते हैं, उनकी लिस्ट, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ये तथा ग्रामीण नगरीय प्रवास ये नहीं था। भूगोल में भी कुछ नए टॉपिक ऐड हुए, जैसे नगरीकरण ऐड हुआ है, और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में सुशासन ऐड हुआ है, अभिशासन व्यवस्था, गुड गवर्नेंस को ऐड किया गया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सिलेबस में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश की क्या है, इसके संबंध में प्रश्न, कुछ अलग से टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं, जैसे भारत की विदेश व्यापार नीतियां, G20, सार्क, आसियान से भारत के संबंध, इसके भी प्रश्न होंगे। IPR जोड़ा गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वैसे भी था, लेकिन अलग से इसको लिखा गया है। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग पहले से था, MSME और अधोसंरचना का विकास ये जोड़ा गया है। जनसंख्या और मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, ये जोड़ा गया है। SDG जोड़ा गया है। SDG 2 बार लिखा है सिलेबस में, यहाँ पे भी लिखा है मध्य प्रदेश वाले में, और नीचे भी इन्वायरमेंट में SDG जोड़ा गया है। विज्ञान पर्यावरण में, विज्ञान पर्यावरण में अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान और कार्यक्रम, क्योंकि शहडोल जिला मध्य प्रदेश से लॉन्च हुआ तो जरूरी है ही। तो इस तरीके से आपने देखा, जो रेड से मार्क किया हुआ सिलेबस बदला है, 40% सिलेबस यहाँ पर चेंज हुआ है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यहाँ पर आपको कंप्लीट अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पूरा कंटेंट यहाँ पर आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराएगा। मॉड्यूल वाइज हम लोग इसको दे रहे थे जब पहले से ग्रुप हमारे चल रहे थे। अब क्या है कि हमने इसको सब्जेक्ट वाइज भी दे दिया है आपके ग्रुप में, और मॉड्यूल वाइज भी उसी सब्जेक्ट वाइज PDF में से टुकड़ों में आता रहेगा। तो आप पूरी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। किसी भी बुक में अभी तक पूरा अपडेट होकर के नहीं आया ये सब सिलेबस। जैसे समसामयिकी में परिवर्तन हुआ है, पहले समसामयिकी का बहुत कम वेटेज रहता था, 5 से 7 क्वेश्चन आते थे, 5-6 क्वेश्चन, लेकिन अब देखिए यहाँ पर इसमें अपडेट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं भी पूछी जाएंगी, राष्ट्रीय भी और मध्य प्रदेश की भी। तो इसमें एमपीपीएससी का करंट अफेयर का वेटेज और नेशनल इंटरनेशनल का वेटेज बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा सकती है। जनजातियों के संबंध में बहुत सारा अपडेट हुआ है। पहले भी जनजातियां हम लोग कवर करते थे, लेकिन वो कला संस्कृति में आ जाता था, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति में, लेकिन मध्य प्रदेश की जनजातियां अलग से टॉपिक यहाँ पे आ गया है। 10 टॉपिक यहाँ पर, उसके ये जितने सब टॉपिक हैं सभी का पूरा कंटेंट जो है आपको हमारे पेड ग्रुप के स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, और इसी कंटेंट में से आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। लोक संस्कृति, लोक साहित्य, जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, जनजातियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान जो है ये तो हम पहले से कवर करते हैं। परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, ये पहले से कवर करते हैं। घुमंतु जनजातियों के बारे में लिया है, विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में दिया है, यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, इनके बारे में भी इस बार आएगा। तो अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पूरा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा।
तो डेली अगर आप 6 से 7 घंटे यहाँ से देते हैं तो एमपीपीएससी अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं। जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक ही ऐसा वीडियो होता है जो आपको देखना पड़ता है ग्रुप की शुरुआत में। बाकी कोई लाइव क्लास वगैरह आपको नहीं दी जाएगी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। एमपीपीएससी का जो ये सिलेबस है, जो कि नया सिलेबस है, और जितने भी स्टेट पीसीएस के सिलेबस हैं लाइव क्लास से नहीं कवर किए जा सकते हैं। आपको इसमें कंटेंट चाहिए, आपको इसमें खुद पढ़ना पड़ेगा। आपके डाउट्स जो होंगे वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं। आपकी टेस्ट सीरीज होगी, यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी पेड क्विज के माध्यम से, और रिवीजन करेंगे आप मल्टीपल टाइम्स, और इन्हीं सब के समावेश से आप अपना कट ऑफ क्लियर करेंगे राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनको डिस्कशन ग्रुप से जोड़ा गया होगा। आप अपने वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं। पूरे सिलेबस में कोई भी आपको डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप वहाँ पर लिख करके पूछ सकते हैं, फोटो भेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पाठ्यक्रम वगैरह तो मैंने पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दिया है। परीक्षा योजना में कोई बदलाव नहीं है। 2 पेपर आपके होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण का है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। समान अध्ययन से आपका कट ऑफ अब बनता है। जैसे लास्ट टाइम का कट ऑफ आ चुका है। पेपर कब हुआ था? पेपर दिसंबर में हुआ था, 12 तारीख को। दिसंबर 2023 में जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2023 की, उसका कट ऑफ काफी ज्यादा गया था। यूआर की बात करें तो अब तक का हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पे गया था। 82 मार्क्स यहाँ पर 100 में से ये कट ऑफ गया था। लेकिन आप देखेंगे अगर पेपर को भी, तो पेपर थोड़ा सा इजी मॉडरेट साइड आया था। और हमने जैसे बताया कि सिलेबस जब एकदम नया होता है तब कट ऑफ कम रहता है, अदरवाइज एमपीपीएससी में कट ऑफ ज्यादा ही रहता है। और 2023 पेपर वाले में एक प्रश्न डिलीट हुआ था, 3 प्रश्नों के उत्तर बदले गए थे, 2 प्रश्नों के उत्तर में 2 सही विकल्प मान लिए गए थे, तो कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाना यहाँ पर डाइजेस्टेबल भी था। सो इस तरीके से हम मान सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी एमपीपीएससी सिलेबस चेंज करता है, पिछले 5 सालों में 2-3 बार सिलेबस बदला है, तो अपडेटेड सिलेबस जब होता है उस साल जब पेपर होता है तो कट ऑफ थोड़ा लोअर साइड रहने की उम्मीद होती है। लेकिन हम तैयारी करेंगे पूरे सिलेबस की, कट ऑफ कम जाए या ज्यादा, आप अपना जो ये परीक्षा है इसको क्लियर करना सुनिश्चित करें, इसके लिए हम काम करेंगे। तो जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनको पूरा कंटेंट दे दिया गया होगा, एक साथ हमने दे दिया है। टॉपिक वाइज पूरा स्टडी मटेरियल, जितने भी 10 बिंदु हैं और उसके उप बिंदु हैं, सभी का स्टडी मटेरियल एक साथ दे दिया है। कोई अपडेट आगे होगा तो आपको ग्रुप में दिया जाएगा। 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके निश्चित समय पर। टाइम शेड्यूल इसी पीडीएफ में दिया हुआ है, मैं अभी शो कर दूंगा आपको। पेड क्विज में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उसको अच्छे से आप अटेम्प्ट करते रहिए। पेड क्विज के क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। आप अगर क्वेश्चन का आंसर सही नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उसको नोट करिए और इंश्योर करिए कि आगे अगर वो सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो वो गलत ना करें आप। डाउट क्लियरेंस की सुविधा उपलब्ध है। आपका कोई डाउट है, आपको सिकल सेल एनीमिया नहीं समझ में आ रहा है, कोई हीमोग्लोबिन नहीं समझ में आ रहा है, क्या कैसे काम करता है, आप वहां पर पूछ सकते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। एमपीपीएससी 2024 का कंप्लीट पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस का आपने ज्वाइन किया तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिला होगा, टेस्ट सीरीज मिली होगी, पेड क्विज मिला होगा। लगातार प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहिए। ओनली स्टडी मटेरियल का और पेड क्विज का ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन किया तो आपको स्टडी मटेरियल मिला होगा और पेड क्विज आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी। एमपी स्पेशल मटेरियल और पेड क्विज का ग्रुप जिन लोगों ने लिया है तो उनको एमपी से संबंधित जितना भी स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पे दिया गया होगा और पेड क्विज से आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे पूरे सिलेबस की। टेस्ट सीरीज पेड क्विज जिन लोगों ने लिया है तो टेस्ट सीरीज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पेड क्विज से आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन लोगों ने केवल पेड क्विज लिया है तो पेड क्विज से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पेड क्विज में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना होता है, सब मैं अभी एक एक करके शो कर रहा हूँ आपको। अब देखिए लास्ट ईयर टॉपिक वाइज कैसे क्वेश्चन आए थे, इसका ज्यादा कुछ मायना बनेगा नहीं क्योंकि पहले अलग सिलेबस था, अब तो बिल्कुल अलग सिलेबस है। लेकिन इसमें आप देखिए वेटेज इस तरीके से रहता है, भारत का इतिहास, संस्कृति, साहित्य से ये वेटेज रहता है। भारत के मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत का भूगोल से इस तरीके का वेटेज रहता था। सब्जेक्ट वही है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बदले हैं, उसका कंटेंट आपको मिल चुका है। अब जैसे ये जो चीज है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं, इसमें मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के भी 1-2 प्रश्न शामिल होते थे। इसमें 8 प्रश्न 9 प्रश्न मैक्सिमम अभी तक आए हैं, 5 प्रश्न आए हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और मध्य प्रदेश ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका वेटेज 10% के राउंड रह सकता है। 10-11 क्वेश्चन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले आयोगों वाला एक चैप्टर रहता था, ये राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक सामुदायिक संस्थाएं, इससे 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आते ही आते थे। लेकिन अब आयोग वगैरह पूरा एक टॉपिक नहीं है, एक सिंपल सब टॉपिक है, उससे कितने क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका वेटेज देखते हैं कहाँ शिफ्ट होता है। ये करंट अफेयर में भी शिफ्ट हो सकता है, मध्य प्रदेश के भूगोल में शिफ्ट हो सकता है, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में शिफ्ट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ज्यादा आप पीवाईक्यू से लाभ नहीं मिलेगा। पीवाईक्यू आपको लगाना चाहिए या फिर नहीं, तो उत्तर है हाँ, पीवाईक्यू आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना हमेशा रहती है, भले ही उनकी संख्या 2-4 हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने 4-5 वर्षों के ही आपको दिए हैं, उन्हीं को आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे उतना ही सफिशिएंट होगा और ज्यादा पीवाईक्यू में अब समय देने की जरूरत नहीं क्योंकि अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आपको स्टडी करना है।
एमपीपीएससी का कट ऑफ भी ये आपका हम दिखा चुके हैं। 2022 वाला ये है, 2021 वाला ये है और फिर 2020 वाला भी है। 2021 वाला 22 वाला से ज्यादा देखना जरूरी है जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है 2023 वाला राज्य सेवा परीक्षा का। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का ये कट ऑफ था, अब तक का हाईएस्ट है। 200 में से कट ऑफ गया था यूआर का 162, 162 यहाँ पे आपका कट ऑफ गया था। यूआर का अनुसूचित जाति का 150, अनुसूचित जनजाति का 142 गया था, ओबीसी का 158 गया था, ईडब्ल्यूएस का 158, ओपन में फीमेल में 156 गया था और दिव्यांग जन का आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी में। एक्स सर्विसमैन का 130, अनुसूचित जाति में एक्स सर्विसमैन का 60, इस तरीके से कट ऑफ यहाँ पे गया था। तो टारगेट आपको क्लियर रखना है, 85 के अराउंड सही क्वेश्चंस करने का आपको टारगेट रखना है और इसी हिसाब से टेस्ट सीरीज और पेड क्विज अटेम्प्ट करना है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन अभी से सही निकालने की आदत डालिए। अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड रहता है तो कट ऑफ गिरेगा, 140 से 150 की रेंज में आएगा, अदरवाइज कट ऑफ आपको टारगेट करना है ऐसे ही, क्योंकि 150 अबव कट ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है एमपीपीएससी में। फुल लेंथ टेस्ट का ये डेट आपको दी गई है, 20 मई से शुरू होकर 8 जून तक ये चलने वाला है। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट है, इसमें विशेष परिस्थिति में कोई परिवर्तन किए जा सकते हैं लेकिन वो स्टूडेंट के हित में किए जाएंगे। जैसे आपका पेपर 23 जून को होना है तो 8 जून को यानी आपकी परीक्षा से 15 दिवस पहले आखिरी टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा और फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। जितने टेस्ट होते जाएंगे आपको मल्टीपल टाइम्स इनका रिवीजन भी करना है। 2023 वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में हमारी टेस्ट सीरीज से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे गए थे, पेड क्विज से पूछे गए थे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में जो 12 दिसंबर 2023 को हुई थी, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आप सही निकाल सकते थे हमारे स्टडी मटेरियल से, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा प्रूफ हमने यहाँ पर सब दिया था, कट ऑफ भर का इसमें निकाला जा सकता था। 85 क्वेश्चंस आप कर सकते थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये सब प्रूफ हमने दिया है। स्टडी मटेरियल में आपको पेड रिसोर्सेस में जैसे हमने पेड क्विज की बात की, तो पेड क्विज में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाने की संभावना होती है। हमारी जो लिस्टिंग्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है, जैसे नया सिलेबस आया है, इसमें षड दर्शन है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में है, एसडीजी के बारे में है, तो जितना दिया हुआ है उसको अगर आप कवर करेंगे तो उस टॉपिक से संबंधित या सब टॉपिक से संबंधित अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप उसको सही निकाल सकेंगे। किसी भी स्टेट पीसीएस की हम तैयारी यहाँ पर शुरू करते हैं तो इंश्योर करते हैं कि जो भी कंटेंट आपको दिया जाए उससे आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन सही कर सकें। अगर वो प्रीलिम्स का है अपना कट ऑफ निकाल सकें, अगर वो मेंस का है तो उस मेंस के एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर राइटिंग करा करके, आपकी प्रैक्टिस करा करके आपका एग्जाम निकालना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम सुनिश्चित करती है। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आप देखिए डायरेक्टली स्टडी मटेरियल में से किए जा सकते थे। तो इसी वजह से जो करंट अफेयर आपको दिया गया है, जो एमपी स्पेशल दिया गया है, जो पेड क्विज कराई जा रही है, जो टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन डेंस हमारी टेस्ट सीरीज होती है, पूरे सिलेबस को आधार बना करके वो की जाती है। अदर टेस्ट सीरीज में समस्या ये है कि वो पीवाईक्यू उठा करके इधर उधर जिगजैग करके दे देते हैं कि कुछ पीवाईक्यू ले लिए, उसी का एक सेट बनाकर टाइपिस्ट ने टाइप करके दे दिया, जबकि ऐसा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कभी नहीं होता है। हमारी टीम सिलेबस अध्ययन करती है, पहले उसमें कंटेंट देखा जाता है कि क्या यहाँ पे बेस्ट कंटेंट है, उसमें से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं और कंटेंट भी हमारा ही होता है इसमें। और तो हमारी एक्सपर्टीज का फायदा आपको मिलता है। आप पेड ग्रुप में आए हैं और अभी इलेक्शन का टाइम है, भरपूर समय आप एग्जाम के लिए दीजिए। सारे एग्जाम इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही अब होने, आप कोशिश करिए कि इस बीच अच्छी तैयारी आप लोग करना सुनिश्चित करें। लगातार आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस वाली परीक्षा में भी 2024 वाली परीक्षा में भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी कंटेंट आपको दिया गया है उसमें से प्रश्न आप एग्जाम में सही कर सकें अपने और इसमें भी कट ऑफ अपना निकाल सकें। लास्ट करीब 75-80 दिवस जो आपके पास बच रहे हैं उसमें क्लियर का स्ट्रैटेजी समझिए। जो लोग पेड ग्रुप में एटलीस्ट उनके लिए ये है कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही कंटेंट पढ़िए जो आपको दिया गया है, मॉड्यूल वाइज दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज। आप मॉड्यूल वाइज पढ़ना चाहें तो मॉड्यूल वाइज पढ़िए, सब्जेक्ट वाइज भी इसी वजह से दे दिया गया है। जिसको सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रिंट करके पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस आपको करना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही रिसोर्सेज से, जिसमें पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है मेनली, और कुछ पीवाईक्यू हमने सिलेक्टेड यहाँ पे शेयर किए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करिए लगातार। और जो पिक वगैरह आपके ग्रुप में शेयर की जाती है, कुछ इनसाइट अलग से दी जाती है, उसको फॉलो करते रहिए। रेगुलर रिवीजन करना स्टूडेंट का काम है, इसमें कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी एक्सटर्नल हेल्प आपकी सहायता नहीं कर सकती है।
एक्सटर्नल सपोर्ट इसमें नहीं मायने रखता। जितना आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य यानी कि कट ऑफ से नजदीक पहुंचते जाएंगे। मल्टीपल रिवीजन आपको करना है। कोई भी टॉपिक आपको कम समझ में आया पहली बार में, उसको दोबारा पढ़िए और अच्छे से क्लियर हुआ अच्छे तरीके से उसको और कंसोलिडेट करने के लिए 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, अभी हमारे पास 80 दिवस का समय है। जब 8-9 दिवस का समय बचता है तब आप लोग कई लोग उठते हैं कि अब हमको कवर करना है, तब कवर करने का टाइम नहीं रहता है, तब कंसोलिडेट करने का टाइम होता है। ये नया सिलेबस है, अच्छे से आपको हर चीज़ों को पढ़ना चाहिए। पहली ही बार जब सिलेबस बदलता है तो उसमें पेपर थोड़ा सा इजी साइड रहने की संभावना होती है, क्योंकि जितना भी नया सिलेबस है सारे के सारे क्वेश्चन तो आ नहीं जाएंगे एक ही पेपर में। 100 क्वेश्चन के पेपर में सारा का सारा सिलेबस नहीं पूछा जा सकता, ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपके पास एडवांटेज है तो इसका लाभ लीजिए। सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीवाईक्यू तो अवेलेबल है ही नए सिलेबस का, जिससे आप अंदाजा लगा सकें कि सिकल सेल एनीमिया से क्या क्वेश्चन आ सकता है या फिर एसडीजी से किस हद तक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें स्टडी मटेरियल पर पूरी तरीके से आपको रिलाई करना पड़ेगा। सारे टॉपिक यहाँ पर स्टडी करने पड़ेंगे। कोई भी सिलेक्टेड टॉपिक या क्वेश्चंस नहीं हो सकता है कि मैं आपको करीब 4 टॉपिक बता दूं इसी से पूरा पेपर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जितने भी पॉइंट्स आए 10 बिंदु हमेशा आते हैं, उसमें कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, उस सब टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स होते हैं, तो उससे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको पूरे कवर करना पड़ेगा। 10 अगर बिंदु हैं तो मान के चलिए 8-9 क्वेश्चन सभी से आते हैं, किसी से 12 आ जाते हैं, किसी से 8 आ जाते हैं, तो सभी का वेटेज है। इसमें कोई पिक चूज आप कर ही नहीं सकते हैं। सिलेबस इस तरीके का है नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप टारगेट कर सके। हाँ, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एसडीजी की अगर रिपोर्ट है कोई एमपीपीएस से संबंधित है तो उसके जो फैक्ट्स हैं वो हम पेड क्विज में कराते हैं ऑलरेडी। तो पेड क्विज लगाना जरूरी है, लेकिन पेड क्विज में से कितने क्वेश्चन जरूरी हो सकते हैं ये नहीं कहा जा सकता, ये आपको पेपर के दिन ही पता चलेगा। टेस्ट सीरीज पूरी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज और एक्सप्लेनेशन जितना भी उसमें गिवन रहेगा आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। बाकी किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं स्टडी मटेरियल को, इस पे हम थोड़ा सा इंसाइट आपको दे देते हैं जरूर। सिलेबस का रिवीजन कैसे करें, जैसे आपको हमने कंटेंट दे दिया। सबसे बड़ा हर्डल ये है कि नए सिलेबस का कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो आप हमारे पेड ग्रुप में आ गए, हमने आपको कंटेंट दे दिया। आप प्रिंट करके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कैसे भी आप पढ़ सकते हैं। सेकंड जो हर्डल होती है कि प्रैक्टिस के लिए नए क्वेश्चंस कहाँ से मिले, क्योंकि बाकी जगह सिर्फ पीवाईक्यू कराया जा रहा है, तो क्वेश्चंस के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज आपको दी, पेड क्विज में क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं। अब रिवीजन कैसे हो, रिवीजन के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप यहाँ पे करना पड़ेगा कि कोई भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सपोज साठ दर्शन पढ़ रहे हैं या फिर कर्म का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो कर्म का सिद्धांत जो है क्या है, कैसे है, उसकी अवधारणा क्या है, कर्म का अर्थ क्या होता है, कर्म का सिद्धांत किस पे फोकस कर सकता है, उसकी डिटेल क्या है, फीचर क्या है, कर्म का सिद्धांत क्यों है, किसको प्रभावित करता है, कौन कौन लोग या फिर विषय वस्तु से संबद्ध है, कर्म का सिद्धांत किसने दिया था, क्या किसी ग्रंथ में इसका नाम आया है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कर्म के सिद्धांत की अवधारणा में, कंटेक्स्ट क्या है, सबसे पहले कहाँ पे कर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ये सब। पुरुषार्थ हैं तो कितने प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, सबकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है, वर्णाश्रम कितने प्रकार के होते हैं, ये सब। और एक थोड़ा सा एग्जाम्पल इसमें हम लोग ले लेते हैं। स्टेट पीसीएस में अपने सिलेबस को आप 2 तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, जो मैं हमेशा बताता हूँ 2 मेथड। एक होता है कंटेंट का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, कि आप एक ही पढ़ी हुई चीज को दोबारा बार बार लगातार पढ़ें जब तक उसको समझ में ना आ जाए, और एग्जाम से पहले एक बार उसको फाइनली तैयार कर लें, ये होता है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। सेकंड होता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का मतलब है कि जो कंटेंट आपको दिया गया है उसको अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपने समझ के अनुसार इस तरीके से नोट कर लें जिससे आपको उसको दोहराने में आसानी रहे, आप एक बड़े वॉल्यूमिनस कंटेंट को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम, यह आपके सिलेबस का भाग है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में एक उप बिंदु है, विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी वाले में एक उप बिंदु है, कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम, अनुवांशिक रोग सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो इसका कंटेंट आपको दिया गया होगा आपके ग्रुप में, जो साइंस के नोट्स हैं उसमें सिकल सेल एनीमिया SCD शामिल करके दिया गया होगा, सिकल सेल डिसीज। अभी इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो हमने नोट्स दिए हैं उससे आप इस तरीके के अपने स्पेसिफिक नोट्स बना सकते हैं जो आपको इंटरेक्टिव लगे, जो आपको आसानी से चीजें दोहरा दें। जैसे 3 पेज में हमने सब कुछ लिख करके दिया होगा, आप 1 पेज में इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं
कि एग्जाम एकदम जब कल परसों हो तो उसको अच्छे तरीके से 5 मिनट में रिकॉल किया जा सके। 5 मिनट में 10 मिनट में एक उपबिंदु आप रिकॉल कर सकते हैं अगर आप नोट पेकिंग करते हैं तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये एक आरबीसी डिसऑर्डर है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स हम लोग बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स की जो अवधारणा है इस पर पता होना चाहिए आपको कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जो हमारे ह्यूमन आरबीसी हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इसमें मिसिंग रहता है। तो ये किस शेप का होता है? नॉर्मल आरबीसी जो होता है, हेल्दी आरबीसी जिसको बोलते हैं, ये बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, बाइकॉनकेव होता है और कैपिलरीज से ये फ्लो कर जाता है, फ्लेक्सिबल होता है। बेसिकली आरबीसी का स्ट्रक्चर है बाइकॉनकेव, वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है और पतली पतली कैपिलरीज से ये फ्लो करने लगते हैं कई सारे आरबीसी। आरबीसी में एक डिसऑर्डर हो जाता है, एक कह सकते हैं विकार आ जाता है, और वो क्या है? सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल डिसीज क्या करता है? जैसे नाम से पता चल रहा है, सिकल का मतलब होता है, वैसे अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो ये होता है दरांती या हंसिया जिसको बोलते हैं, हंसुआ, हंसिया, दरांती कुछ भी बोलते हैं। तो दरांती के शेप के या फिर सिंपली जो सी नामक अल्फाबेट होता है आपके अंग्रेजी वर्णमाला में, उस शेप के हो जाते हैं आरबीसी। ऐसे हो जाते हैं, सी शेप के हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं आरबीसी, ऐसे हो जाते हैं। जबकि होना कैसे चाहिए? ऐसे होना चाहिए आरबीसी को। आरबीसी इस तरीके के होते हैं लेकिन इस तरीके के हो जाते हैं जब सिकल सेल डिसीज हो जाती है किसी ह्यूमन को। तो इससे क्या होता है? आरबीसी का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होने की जगह स्टिफ हो जाता है, रिजिड हो जाता है, और ऑक्सीजन जिस आसानी से हेल्दी आरबीसी कैरी करता है, सिकल सेल डिसीज से ग्रस्त आरबीसी नहीं कर पाता है। और बहुत सारी प्रभाव हमारे शरीर में पड़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो गया, हाथ और पैर कई बार फूल जाते हैं, डैक्टिलाइटिस की शिकायत आ जाती है। और भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो जैसे हार्ट है वो इफेक्ट होता है अगर उसमें ब्लड ना पहुंचे, लंग्स इफेक्ट होते हैं। ट्राइबल एरियाज और पॉपुलेशन को ये काफ़ी प्रभावित करने वाला रोग है। ट्राइबल एरियाज में ऐसा बताते हैं कि अगर 87 ट्राइबल बर्थ होते हैं, यानी ट्राइबल क्षेत्र में अगर 87 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनमें से एक को एससीडी डिसीज है। तो आप देखेंगे भी कि जो सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम आया है, सिकल सेल डिसीज उन्मूलन कार्यक्रम, उसमें 17 फोकस स्टेट्स हैं और उसमें ज़्यादातर ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। तो जो चीज़ें पैराग्राफ में लिखी हुई थी उसको हमने इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स बना करके, डायग्राम बना करके इस तरीके से नोट किया। क्यों लाया गया है, क्यों होता है सिकल सेल एनीमिया? सबसे पहले तो सिकल सेल एनीमिया होता है पॉइंट म्यूटेशन कारण। बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है हीमोग्लोबिन की, उसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। तो ये म्यूटेशन कारण से बीटा ग्लोबिन चेन में, हीमोग्लोबिन में, ये होता है सिकल सेल डिसीज। HbA जो हेल्दी हीमोग्लोबिन होती है, HbS यानी कि सिकल सेल HbS से ये रिप्लेस हो जाती है। इस वजह से म्यूटेशन होता है और सारे जो हमारे आरबीसी हैं वो सिकल दरांती के शेप के हो जाते हैं। अब कौन सा टेस्ट इसमें यूज किया जाता है, ये आपके एग्जाम में आने लायक है कि आपसे पूछ लें अगर कि किस टेस्ट से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि सिकल सेल डिसीज हुई है। तो सिकल सेल डिसीज के लिए टेस्ट होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट, यानी कि HPCL टेस्ट। HPCL टेस्ट होता है फुल ब्लड काउंट टेस्ट, जिसको CBC बोलते हैं नॉर्मली, वो भी टेस्ट किया जा सकता है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट है, ये किया जा सकता है ब्लड में सिकल सेल डिसीज का पता लगाने के लिए ह्यूमंस में। और आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, ये भी एक टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी एक होता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिससे एससीडी को ह्यूमंस में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम की। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम यह कहाँ से लागू किया गया है? अनाउंस सबसे पहले ये कहाँ पे किया गया था? बजट 2023-24 की स्पीच में इसकी बात की गई थी, सिकल सेल डिसीज उन्मूलन कार्यक्रम की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हमने लिखा, वर्ष 2047 से पहले या वर्ष 2047 तक जब हम अमृत काल के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे तो सिकल सेल डिसीज का उन्मूलन हमको एक सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या के रूप में जो विद्यमान है इसको एलिमिनेट करना है, इसका उन्मूलन करना है भारत से। अब कैसे ये अचीव होगा? सबसे पहले 3 वर्ष की स्ट्रैटेजी इसमें रखी गई है। सबसे पहले टेस्टिंग होगी, क्योंकि जब टेस्टिंग होगी तभी हमको पता चलेगा कि कितने लोग सिकल सेल से पीड़ित हैं इस समय। टेस्टिंग का जो मतलब आयु की श्रेणी रखी गई है वो 0 से 40 वर्ष रखी गई है। तो 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों की टेस्टिंग एक फेज्ड मैनर में सरकार कराएगी
3 वर्षों में। पहले साल फोकस किया जाएगा 0 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के लोगों की टेस्टिंग यानी कि युवाओं की टेस्टिंग होगी पहले, और दूसरे तीसरे वर्ष सभी को कवर करना है जी। 0 से लेकर 40 वर्ष तक के आयु के लोगों की टेस्टिंग यहाँ पे करना है। और जिला शहडोल 1 जुलाई 2023 के कार्यक्रम में पीएम मोदी जी ने जाकर के इसको लॉन्च किया था, ये याद रख सकते हैं। हालांकि अगर पूछे अनाउंस कब किया गया था, घोषित कर दिया गया था इस स्कीम को बजट 2023-24 में। और 17 हाई फोकस स्टेट्स में इसको लागू किया गया है, पूरे भारत में नहीं लागू किया है। जैसे आपसे अगर सवाल बनाएगा एमपीपीएससी तो उसमें एक स्टेटमेंट डाल सकता है कि इस कार्यक्रम को पूरे भारत में लागू किया गया है, तो उत्तर है नहीं। 17 फोकस स्टेट्स में अभी लागू किया गया है, उनके नाम यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये भी आ सकता है कि 17 फोकस स्टेट्स जो हैं सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम के, उनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो जैसे मैंने बताया ट्राइबल पॉपुलेशन को काफ़ी इफेक्ट करता है सिकल सेल डिसीज, तो इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन वाले राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केरला। यहाँ पे लागू होगा और फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी फोकस स्टेट्स कितने हैं? 17 हैं। तो ये इस तरीके से आपको कुल मिला करके नोट मेकिंग करनी चाहिए अगर आप करना चाहें तो, अदरवाइज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके भी तैयार कर सकते हैं। तो फाइनली इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, आपको रेगुलरिटी कंटिन्यूटी यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी। एग्जाम पहले 28 अप्रैल को होने वाला था, इसमें आपको समय मिला है तो आप अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज करिए, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आप ट्रस्ट करके अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पे करना एकदम शुरुआत कर दीजिए। डेली 5-6 घंटे जैसे बताया गया है, 5-6 घंटे की स्टडी में 45 मिनट 50 मिनट प्रैक्टिस के लिए निकालिए, और जिस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर अध्ययन करना है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरीके से पेपर में पूछे जा रहे हैं सवाल, उसी हिसाब से हमको अपना कंटेंट यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब लेंदी क्वेश्चन बनते हैं तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से आते हैं, अदरवाइज कोई भी आप टॉपिक पढ़ें तो उसमें कौन है, क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कैसे है, कब, यानी कि वेन्यू से संबंधित कोई सवाल है, कहाँ पे अगर पूछे, वेयर वाला सवाल पूछे कि कहाँ से, जैसे सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम को जैसे पूछ सकते हैं कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो डिस्ट्रिक्ट शहडोल से। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। एसडीजी के बारे में बात कर रहे हैं तो एसडीजी की अवधारणा भी जरूरी है। एसडीजी से संबंधित जो कोई अपडेट अगर आई है, एमपीपीएससी ज़्यादातर एमपी पर फोकस करता है, तो एमपी का क्या कोई उसमें कह सकते हैं कंटेक्स्ट है, रिपोर्ट में कोई रिपोर्ट नीति आयोग की है, उसमें एमपी ने कितना स्कोर किया है, कितने इंडिकेटर्स में एमपी टॉप पर है, एमपी का परफॉर्मेंस कैसा है एसडीजी में, आईपीआर में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पूरी लिस्ट आपको देखनी है क्योंकि ये अलग से उप बिंदु बना दिया गया, तो ये मान के चलिए इससे एक सवाल तो आना ही आना है। एसडीजी हो गया, एमपीपीएससी में ये जो नया उप बिंदु ऐड किया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला, आईपीआर जो ऐड किया गया है, इससे संबंधित एक रिपोर्ट है सूचना वाले वेबसाइट पर दी हुई है। तो ये सब हमने ऑलरेडी कवर करा दिया है। हमारी टीम ने ये ध्यान रखा है कि कैसे एक एक उप बिंदु से एक एक सवाल बन सकता है, लेकिन अध्ययन तो आपको करना पड़ेगा। जब तक आप बारीकी से उसको देखेंगे नहीं, एमपीपीएससी फैक्ट पे फोकस करता है, एमपीपीएससी कब, कौन, कहाँ, कैसे और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इन्हीं सब पे फोकस करता है। तो आपको इन सब पर ध्यान देते हुए स्टडी करना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना स्टूडेंट का काम है, आपको इसकी टेक्निक हमने बता दी है, इसमें समय आपको देना पड़ेगा। बाकी कोई भी आपका डाउट है, अगर आप फुल पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो अपने डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है हिस्ट्री से संबंधित, एमपी से संबंधित, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट से संबंधित कोई भी आपका डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और अगर आपने कोई ऐसा बैच लिया जिस पर डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट नहीं है अवेलेबल है, तो इस गिवन नंबर पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं। कोई भी आपको अगर बात नहीं समझ में आ रही है, आपको कोई चीज़ डाउटफुल लग रही है, तो इस गिवन नंबर पर, लेकिन विद प्रूफ भेजिएगा। यहाँ पर कोई भी आपका अगर स्टडी मटेरियल में डाउट है तो विद प्रूफ यहाँ पर भेजिएगा। आपकी भी समस्या का निराकरण 24 घंटे के भीतर किया जाएगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनके डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप में लगातार डाउट क्लियर किए जाते हैं। कोई भी आपका डाउट है उसको तुरंत दिन के समय में वर्किंग आवर्स में सॉल्व करके दिया जाता है। तो इसी के साथ डेली 6 आवर्स की स्टडी आप लोग यहाँ से शुरू कर लीजिए और इसी तरीके से हमारा ग्रुप यहाँ पर शुरू होता है।